मदद करने के लिए, ताकि कोई भी सवाल आपके पास है आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, सबको हम सॉर्ट कर सके। कोई भी क्वेश्चन है आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा हुआ या आपके गोल से जुड़ा हुआ, तो आप आ सकते हैं योर मनी में। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं शो में। #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन क्वेरीज लें उससे पहले आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे, और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हैं तो इंडियंस लेकिन विदेशों में सेटल हैं, यानी एनआरआईज कैसे अप्रोच करें इंडियन म्यूचुअल फंड्स को, क्या नॉर्म्स हैं उनके लिए, इन सब बारीकियों को समझते हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, काफी क्वेरीज इनफैक्ट हमें ओवरसीज इन्वेस्टर्स से आती भी हैं जो एनआरआईज हैं स्पेशली। अगर वो एनआरआईज जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बताइए। जी दीपाली, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक काफी इंटरेस्ट है एनआरआईज में इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट बैंक डिपॉजिट्स तो हैं ही। जैसा कि हम जानते हैं कि वो 2 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, एनआरओ और एनआरई अकाउंट, और साथ में एफसीएनआर जिसको डिपॉजिट अकाउंट है बेसिकली। उसके अलावा उनके पास ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट की। जहां तक सवाल है, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो एक अलग से उनको एनआरआई डीमैट अकाउंट खोलना होगा। और जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, वो इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनआरआई जो है वो यूएस या कनाडा सिटीजन है, तो वहां पे कुछ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, या तो उनको या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, या दोनों को मिलके। वहां पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अदरवाइज वो इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि उनको एक अकाउंट हो उनका यहाँ पे, एनआरओ अकाउंट या एनआरई जिस तरह का भी खोलना चाहे। अगर वो चाहते हैं कि जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फुल्ली रिपैट्रिएबल हो, तो वो एनआरई अकाउंट से इन्वेस्टमेंट होगी वहां पे। दूसरा, आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन वही रूल है जो रेजिडेंट्स के लिए है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखें तो 1 साल के बाद 12.5% है, और 1 साल से कम जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि रेजिडेंट में कोई टीडीएस नहीं होता है, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए वहां पे टीडीएस होता है। तो ब्रॉडली जो फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को है, वो एनआरआईज के पास भी है। पर जहां, जैसे मैंने कहा, कहीं कहीं पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, और ऑफकोर्स टीडीएस है। तो जो भी एनआरआईज इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस में रिक्वायर होते हैं, या फिर इन अकाउंट्स के थ्रू जो आपने मेंशन किए हेमंत जी, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्लस टैक्स कंसिडरेशंस, इम्प्लीकेशंस किस तरीके की होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर, एनआरआईज पर? हाँ जी, देखिए, जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, जैसे मैंने बताया कि वही है जो रेजिडेंट्स के लिए है। 1 साल के ज्यादा अगर वो रखेंगे तो 12.5% है, और इनफैक्ट 1.25 लाख का तो जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स भी नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी 1 साल से पहले अगर इन्वेस्टमेंट निकाला, ये हम बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स की, इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की, तो 20% है। डेट फंड्स में तो ऑब्वियसली उसमें तो हमेशा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, वो जो 30% के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स होता है। और जैसा मैंने कहा कि एनआरआईज के लिए वहां पे टीडीएस है। जहां तक इन्वेस्ट करने का सवाल है, वो बैंकिंग चैनल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन वो रिपेट्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो एनआरओ अकाउंट या एनआरई अकाउंट से हो, वो कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उनको अपना केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी बहुत जरूरी है, और ये डिफरेंट होगा जो बैंक से होगा, बट मोर और लेस डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो बैंक के केवाईसी में। ओके, कुछ स्पेसिफिक बातें जो एनआरआई इन्वेस्टर्स ध्यान में रख सकते हैं, या फिर कुछ गलतियां जो आमतौर पर करते हैं, कुछ टिप्स इन सब बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा हेमंत जी? नहीं, आई थिंक देखिए, एनआरआईज का जहां तक सवाल है, चाहे वो उनकी डेफिनेशन हो, चाहे वो उनके जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है या बैंक अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है, बहुत ही वेल डिफाइंड है। उसको आपको फॉलो करना है, और आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरह की टैक्सेशन है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसा मैंने कहा कि इंडियन मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनआरआईज म्यूचुअल फंड के द्वारा, या तो स्टॉक्स के द्वारा, या और भी ऑप्शन, जैसे हमने कहा कि बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं उनके पास। इंपॉर्टेंट ये है कि उनको अवेयर होना चाहिए कि किस तरह के जो फेमा के रूल्स हैं,
वो और किस तरह की टैक्सेशन है, अगर उनका ध्यान रखें तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एनआरआईज के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने की। ओके, चलिए ये तो बात हुई एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स की, म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली। अगर आप हमारे व्यूअर हैं एनआरआई हैं, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि आज के डिस्कशन में आपको लगा हो मिस हुआ हो या कुछ स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर सुमित रावत सिलीगुड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मैंने कंपनी का तो काफी जो शुरू के 3-4 फंड है उसमें 2-3 साल से इन्वेस्टमेंट चल रहा है और इसमें एक मैंने चेंज किया जिस मैंने आपको भेजा है। हेलो बोलिए। हाँ, उसमें एक्चुअली कोटक इमर्जिंग से मैंने एडलवाइज मिड कैप में स्विच किया है और एडलवाइज स्मॉल कैप से मेरा ही एसेट स्मॉल कैप में स्विच किया है। केवल इतना चेंज किया, बाकी अमाउंट सेम है। अच्छा, एडलवाइस के स्मॉल कैप से मेरे एसेट स्मॉल कैप पे स्विच किया, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और जो आपका ये नहीं तो मुझे एक चीज बता, कोटक इमर्जिंग इक्विटी से आपने एडलवाइज मिड कैप में किया है, एडलवाइज स्मॉल कैप से मेरे स्मॉल कैप में स्विच किया, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपके सब लमसम इन्वेस्टमेंट है? हाँ, मैक्सिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो यानी जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी में जो 70,000 की आपकी होल्डिंग थी, पूरी होल्डिंग उठाकर आपने अब एडलवाइज मिड कैप में डाल दी है, इस तरीके से चर्निंग की है पोर्टफोलियो में? हाँ जी, ये कोटक से। ठीक है, तो आपने लिखा है एएलएसएस फंड पर भी सलाह दें। एएलएसएस फंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली? सुमित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, ब्रेक हो रहा है। हाँ सही। हाँ, तो आपने जो डिटेल्स हमें भेजी थी अपने क्वेश्चन के, आपने मेंशन किया था एएलएसएस फंड के बारे में भी आप कुछ राय लेना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं? कोई और सवाल है एएलएसएस से जुड़ा हुआ? नहीं, ऐड नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा पॉइंट ये था कि टैक्स सेविंग पर्पस से नहीं ऐड किया मैंने, बस एक लॉक इन सेफ्टी है, इसलिए मतलब ऐड किया है 2 फाइनेंस में। तो वो सही स्ट्रेटजी है कि नहीं है, ये मुझे पूछा था। आपने टैक्स सेविंग पर्पस के लिए रखा है ना एएलएसएस टैक्स सेवर जो रखा है पराग पारिक का? हाँ, पहले था लेकिन अब नहीं है, सेविंग पर्पस का अब नहीं है टैक्स। ओके, टैक्स सेविंग का पर्पस अब नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करूं हेमंत जी, तो 5.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, गोल लेके चल रही है 5 करोड़ का 25 साल में। एक चर्निंग इन्होंने की है, 2 चर्निंग पोर्टफोलियो में जिन्होंने मेंशन भी किया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 17,000 जो डाले थे वो अब इन्होंने डिप्लॉय कर दिए एडलवाइज मिड कैप में। एडलवाइज स्मॉल कैप पे जो 10,000 थे वो डाल दिए इन्होंने मेरे स्मॉल कैप में। बाकी फंड्स देखें तो काफी सारे फंड्स हैं, 1,01,000 है एचडीएफसी रिटायरमेंट में, पराग पारिक के एएलएसएस टैक्स सेवर में 1,05,000, कैनरा बैंक ब्लू चिप में 71,000, एक्सिस मल्टी कैप में 70,000 है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 20,000, एडवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप 5,000, 1,000 मेरे एसेट मिड स्मॉल कैप में। काफी वेरिएशन है इनफैक्ट इनके इस लमसम पोर्टफोलियो में, कहीं 1,000 तो कहीं 1 लाख, या हो सकता है कुछ नए फंड्स इन्होंने ऐड किए हो, बाकी फंड्स की वैल्यू उतनी हो चुकी हो। अब एक तो इनके एग्जिस्टिंग लमसम फंड्स कैसे हैं, जो बदलाव इन्होंने बताए उनको इंक्लूड करके। दूसरा ये जो इन्होंने कहा कि पराग पारिक का एएलएसएस टैक्स सेवर में लगभग 1 लाख पड़े हुए हैं, टैक्स सेविंग का अब इनका पर्पस नहीं है, तो क्या उसी से कंटिन्यू करें या स्विच करें? प्लस 25 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य इस पोर्टफोलियो से कितना लाइकली है? जी दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट आपने कहा कि जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो एक तो पहली बात वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि इनकी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि वो जो फंड्स हैं एएलएसएस और एक और जो फंड है उनके पास जिसमें लॉक इन पीरियड है, वो एज ए स्ट्रेटेजी वहां पे अगर इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि क्योंकि वहां पे लॉक इन है वहां पे रिटर्न बेहतर मिलेगा, तो वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपका पर्पस टैक्स सेविंग नहीं है तो आपको एएलएसएस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे 3 साल लॉक इन करने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है कि जो ओपन एंडेड फंड्स हैं, जो बेटर क्वालिटी फंड्स हैं, वहां पे रिटर्न आपको बेहतर मिलता है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑल्सो ये बात सही है कि हर इन्वेस्टर के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट करें, लेकिन सिर्फ लमसम से और वो भी एडॉक तरीके से इन्वेस्ट करना कि कभी किया और कभी नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं जो इक्विटी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको टैकल करने में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक तो इक्विटी में 2 चीजों की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म टाइम कमिटमेंट की, दूसरा एक डिसिप्लिन प्रोसेस की। अगर आप एसआईपी नहीं भी कर सकते हो
तो भी आपको एक डिसिप्लिन तरीके से हर साल या हर क्वार्टर या 6 महीने में इन्वेस्ट करना है, ताकि आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते रहो। तो पहली बात तो यह है कि इनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, ओपन एंडेड फंड में जाना होगा। मेरे हिसाब से जो दो तीन फंड्स उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हो सकते हैं, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, और एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, कैटेगरी का फंड है। ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। और जहां तक इनका टारगेट का सवाल है, 5,45,000 का इनका भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, 25 साल का इनके पास समय है। तो जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है अभी, उससे उनका जो कॉर्पस बनेगा वो 1 करोड़ बनेगा, जबकि इनका टारगेट 5 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि उनको SIP कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको शुरू करना चाहिए। 22,000 की अगर वो SIP करें तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कुछ फंड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन्होंने कहा कि जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसको उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो उसके बदले मैंने इनको मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड दिया है। और जो बाकी इन तीनों में आप 5-5 हजार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बाकी पैसा बचेगा वो एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं आप, चाहे तो कोटक मल्टी कैप या तो निपॉन मल्टी कैप। ये 4 जो फंड है ओपन एंडेड कैटेगरी में, ये आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके, चलिए, तो सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर काफी सारी चेंजेस, और आपको SIP भी करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 22,000 के SIP करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, ये सजेशन दिया गया है। बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, काफी सारे फंड्स हैं जिनको आपको निकलना है। किन फंड्स में SIP करनी है वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर हैं, नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुधीर है हमारे साथ महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरा सवाल 2 है। पहला सवाल ये है रिलेटेड टू मेरे जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, तो उसमें मेरे को मिड कैप ऐड करना चाहिए क्या? कोई लार्ज एंड मिड कैप को स्टार्ट करके मोतीलाल, उसके जगह दूसरा मिड कैप। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में भी पारंपरिक फ्लैक्सी कैप है एंड ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में दूसरा फ्लैक्सी कैप चूज करने के बजाय सेम को रखा है, तो इससे ज्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है ना? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 60,000 की SIP चल रही है, और जैसे इन्होंने बताया एक लार्ज और मिड कैप भी ऐड करना चाहते हैं। कौन सा करें? मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप पिक करें या कोई और सजेशन रहेगा? एक्टिव SIPs है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 14,000 पर मंथ, 12,000 मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप, सिमिलर अमाउंट जाता है HDFC मल्टी कैप में, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में 10,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में। 14,000 की SIP इनकी वाइफ की है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। इसके अलावा 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। 15 साल के लिए 5 लाख का निवेश ये करने का प्लान कर रहे हैं, प्लस जो इनका गोल है वो 3 करोड़ का है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 12 लाख की है। बताइए कैलकुलेशन इनके पोर्टफोलियो की और इनके फंड चॉइसेस पर आपकी राय। जी दीपाली, आई थिंक इनके टारगेट से शुरुआत करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इनकी SIP जो है वो करीब 60,000 की SIP है, 15 साल का इनके पास समय है। 12% अगर रिटर्न मान के चले, तो अगर ये अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रखते हैं उस पीरियड तक, तो टारगेट अचीवेबल है। उसके अलावा जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो उनको मदद करेगा एडिशनल कॉर्पस बनाने के लिए। तो आई थिंक जहां तक इनके खुद के पोर्टफोलियो का सवाल है, वहां पे उनको अपना टारगेट अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने यहाँ पे 12% का, जैसे मैंने कहा, रिटर्न एज्यूम करके चल रहे हैं। फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है। मैं कहूंगा कि बोथ इन टर्म्स ऑफ जो कैटेगरीज उन्होंने चुनी है, जो फंड चुने हैं और जो उनमें एलोकेशन जो किया है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो सवाल पूछा कि क्या उनके अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप शामिल करना चाहिए कि नहीं, देखिए मिड कैप हमेशा एक अच्छा एडिशन हो सकता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप 101 से 250th कंपनी तक है। मतलब हम दिग्गज कंपनियों की बात कर रहे हैं, उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज तो मुझे लगता है वो लार्ज कैप से कहीं बेहतर है। तो डेफिनेटली होना चाहिए पोर्टफोलियो में। लेकिन इनका जो, अगर मैं पोर्टफोलियो देखूं तो इनके पास एक मल्टी कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। दोनों में ही इनको एक डिसिप्लिन तरीके से मिड कैप में ऑलरेडी एक्सपोजर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मिस कर रहे हैं मिड कैप उनके पोर्टफोलियो में। लेकिन हाँ, अगर वो कभी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहे तो डेफिनेटली एक मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट जहां तक एग्जिस्टिंग फंड्स का सवाल है, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में इन्होंने कहा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इनके पास भी है। देखिए लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो उसका यूनिवर्स है 100 टॉप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो वहां पे तो ओवरलैप किसी भी फंड में जाएंगे आपको मिलेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, जैसे उन्होंने खुद कहा, एक्सपीरियंस किया कि अच्छा परफॉर्मेंस है वहां पे।
तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत है। बट अगर इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 14,000 ही है उनकी वाइफ के नाम पे, तब मैं चाहूंगा कि 2 फंड मिनिमम होने जरूरी है। क्योंकि एक फंड अगर हुआ, अगर उसने किसी कारण से थोड़े समय तक अंडर परफॉर्म किया तो पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट करता है। अगर ऐसा है कि एक ही फंड है तो फिर आप आधा पैसा है किसी मल्टी कैप फंड में लगा दीजिए। हमने मल्टी कैप की कुछ बात की, उन जो नामों में से कोई भी एक नाम लेके आप उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके फंड सिलेक्शन बेहतर है, इन्वेस्टेड रहिए। मिड कैप आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं 15 इयर्स के होराइजन से। आपका गोल भी पूरा लाइकली अचीव हो सकता है 60,000 की SIP के साथ। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ फाइंड वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद है। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। एक सवाल हमें विनोद ने भेजा है, विनोद मकवाना ने SMS के थ्रू। इनका इनफैक्ट अब हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, तो उनसे पूछ ही लेते हैं एग्जैक्टली क्या डिटेल्स उनके पोर्टफोलियो की। तो विनोद जी बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे बेटे अभी 2 साल का है और मेरे को 21 साल तक इन्वेस्ट करना है और 20,000 मैं मंथली SIP कर रहा हूँ और अभी मेरा करंट पोर्टफोलियो 4 लाख का है। ओके, SIP में मुझे एक मिनट विनोद जी, आपका जो मंथली SIP है वो कितने की चल रही है? 20,000। 20,000। अच्छा, जो डिटेल्स हमारे पास थी उसमें 12,500 की मंथली SIP आपने रखी थी। एनी विच वेज, अगर 20,000 की SIP है तो बताइए कौन कौन से फंड्स हैं और किस फंड में कितना डिप्लॉय कर रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड है, सब में 3-3 हजार डिप्लॉय कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है। आपको फंड्स के नेम भी शेयर किए थे मैंने। हाँ एग्जैक्टली, मेरे पास हैं वो डिटेल्स। तो यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया मिड कैप, HDFC लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। 5 फंड्स हैं जहां पर आप 3-3 हजार ईच डाल रहे हैं, राइट? यस। तो उस हिसाब से तो 15,000 की आपकी SIP हुई। और प्लस मैंने ETF में भी स्टार्ट किया है अभी जस्ट रिसेंटली, लास्ट वीक ही। कौन सा फंड है? ETF गोल्ड ETF में स्टार्ट किया है। उसमें कितना डाल रहे हैं आप हर महीने? उसमें मैं महीने 5,000 डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है। और 19 इयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? यस। और मैं लमसम भी बीच में इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइक इफ मार्केट फॉल्स डाउन तो मैं नियरली 50 to 1 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
लाइक 15-20% करेक्शन आते हैं तो 15 to 20% मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब 1 to 10 लाख। क्या सजेशन इनके लिए? पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूं। जो 5 फंड्स अभी मेंशन किए मैंने यहाँ पर 3,000 की इनके एसआईपी, टोटल 15,000 की। गोल्ड ईडीएफ इन्होंने लिया हुआ है, वहां 5,000 डाल रहे हैं। 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 करोड़ का टारगेट 19 साल में, कंसीडरिंग 20,000 की इनकी मंथली एसआईपीज हैं। क्या सजेशन हेमंत जी? दीपाली देखिए, जैसा इन्होंने अभी बताया कि इनकी जो टोटल एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो 12,500 नहीं बल्कि 20,000 है, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी। हम इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 4 लाख का वो भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इनका टारगेट जो है वो काफी बड़ा है, 19 साल का समय है इनके पास, ये बात सही है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन 10 करोड़ का जो टारगेट है वो काफी बड़ा है। तो अगर मैं इनका जो रिवाइज इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया वो भी लेके चलूं तो तब भी मुझे लगता है कि काफी बड़ा शॉर्टफॉल रहेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जब भी मार्केट गिरेगी तब वो लमसम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको दीपावली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि किस समय पे कितना पैसा होगा, तो उसको तो फॉर द टाइमिंग हमें इग्नोर करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, और एक चीज बता दूं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए जो है वो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि जब 19-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी भी मुझे लगता है कि इक्विटी में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल है, तो वो चाहे तो थोड़ा रिकंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजों को मैं कंसिडर करूं, रिवाइज अमाउंट और फैक्ट के वो जब भी इनको मौका मिलेगा वो लमसम इन्वेस्ट करते रहेंगे। कम से कम 20 से 22% उनको अपनी एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना होगा, तब जाके वो उस अमाउंट तक पहुंचेंगे। और ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। 20-22% का मतलब है कि 4-5 साल के बाद वो रकम काफी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। या तो उनको अपना टारगेट रिवाइज करना होगा या फिर किसी भी तरीके से उनको ये इंश्योर करना होगा कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 से 22% अगर बढ़ाएं तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, इनके जो फंड्स हैं, इनके पास 5 फंड्स हैं, उसमें से एक ही फंड मुझे लगता है कि इनको रिकंसिडर करने की जरूरत है, पीजीआईएम का मिड कैप फंड जो है। उसके सामने अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल या तो फिर इन्वेस्को मिड कैप, उन दोनों में से कोई एक फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है उनमें ज्यादा पोटेंशियल है एज अगेंस्ट जो उनका जो एग्जिस्टिंग फंड है। बाकी जो फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी में लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी फंड्स हैं, अच्छे कैटेगरीज हैं, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, ये रही सलाह आपके लिए विनोद। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं, स्टेप अप भी आपको करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए, थोड़े बदलाव भी सजेस्ट किए गए हैं। संदीप है अगले व्यूअर, संदीप मीना इंदौर से सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्कार, मेरे 9 फंड्स है मेरे पास में। हेलो, ओके, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बताइए। एक तो कोटक एमर्जिंग में है मेरा 1,000 मंथली, निपॉन स्मॉल में है 1,000, एचडीएफसी लार्ज कैप में है 1,000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 1,000, एसबीआई मल्टी कैप में 1,000। और मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में, आईसीआईसीआई मल्टी वैल्यू फंड में, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में, आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड में 75,000 ईच। ओके, पूछ लेते हैं तो क्या सलाह रहेगी। इन्होंने अपने फंड की डिटेल्स तो बताई, लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बताई है। 75,000 इन्होंने डाले हुए हैं 4 फंड्स में, सब आईसीआईसीआई के लिए हुए हैं। एक लार्ज मिड कैप, वैल्यू डिस्कवरी, इंडिया अपॉर्चुनिटीज, मैन्युफैक्चरिंग। बाकी पोर्टफोलियो इनका 1,000 ईच है। इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी टॉप 100, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मल्टी कैप है। 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 2 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में। टोटल एसआईपी इनकी जो एक्टिव एसआईपी है 5,000 की है। क्या सजेशन रहेगा? दीपाली, आई थिंक संदीप को कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। पहले हम इनकी टारगेट की बात कर लेते हैं। इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक जो उन्होंने इकट्ठा किया वो 4,20,000 है। 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, कुछ फंड में उन्होंने लमसम भी लगाया हुआ है, उसको मान के हम चल रहे हैं कि वो इंक्लूडेड है। जो उनका जो करंट कॉर्पस है 15 साल का समय है और इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। मेरे हिसाब से जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख तक का कॉर्पस बना पाएंगे। हमने यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चल रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए उनको अपनी एसआईपी को हर साल 30% से बढ़ाना होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 20-22% एक चैलेंजिंग हो सकता है उतना एसआईपी बढ़ाना, वही मैं इनके लिए भी कहूंगा कि 30% से अपनी एसआईपी बढ़ाना चैलेंजिंग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं या तो उनको अपना टारगेट रिवाइज करना होगा या फिर ये देखना होगा कि किस तरीके से अपनी एसआईपी को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। दूसरी बात,
इनका जो टाइम होराइजन है वो कॉमन है, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है, 15 साल का समय है। मुझे नहीं लगता कि जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल, उसके हिसाब से 9 फंड की इनको जरूरत है। कोई कारण नहीं है कि आपके एसआईपी और लमसम के फंड अलग अलग हों। मेरे हिसाब से आप 3 फंड रखिए, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसआईपी अमाउंट होना चाहिए 2000 आपका जो ऑलरेडी है शेयर, कोटक इमर्जिंग में 1000 और एसबीआई मल्टी कैप में 2000 में 3 फंड रखिए आप। और इन्हीं तीनों फंड में जो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको आप रीएलोकेट कीजिए एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन के अंदर। 3 से ज्यादा फंड की आपको इस समय पे जरूरत नहीं है। तो 30% से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इनमें आप कंटिन्यू कीजिए। 2000 डालिए पहले 2 फंड्स में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1000 डालिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी टॉप 100, एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह है। एक ही एमसी में निवेश थोड़ा सा रिस्की होता है, यूजुअली हम अपने शो में बताते भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इस एडवाइस को फॉलो करें। रही बात आपके गोल की 50 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए, तो आपको 35,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर हर साल 30% अपना एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। चलिए, ये तो रही सलाह संदीप के लिए, लेकिन अब बात करते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स की। हेमंत जी बताइए क्या सजेशंस? जी, 4 फंड जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप और कोटक मल्टी कैप। डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है, अगेन आई थिंक सुटेबल फॉर न्यू इन्वेस्टर एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है। अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐड करने के लिए देख रहे हैं तो इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, ये फंड्स आप पिक कर सकते हैं हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म के विजन के साथ कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। शुक्रिया आपका हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी बताने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।